पूरे हिंदुस्तान के मानचित्र पर अगर ये दो राज्य बीजेपी जीत जाती है, चूंकि हिमाचल बीजेपी के पास अभी तक नहीं था, अगर हिमाचल भी बीजेपी के खाते में आ जाता है और गुजरात में वापस से फिर से बीजेपी की सरकार आ जाती है, तो हिंदुस्तान के मानचित्र पर कहां कहां पर भगवा रंग उभर करके आएगा, कितने प्रतिशत आबादी पर बीजेपी या एनडीए का शासन होगा, ये आप समझिए बहुत ही आसान तरीके से। ये आप देखिए, जहां जहां पर आप भगवा रंग देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट आप चले जाइए, अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। इस पूरे मानचित्र को आप समझिए। नॉर्थ ईस्ट से मैं एक बार फिर से क्लैरिफाई कर दूं, अरुणाचल, असम, मणिपुर, आप ये देखिए। फिर उसके बाद आप आ जाते हैं नॉर्दर्न इंडिया में, आप आ जाइए तो फिर उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा। अब आप चले जाइए आप वेस्टर्न, तो महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, ये वो तमाम राज्य हैं जो कि बीजेपी के खाते में हैं और यहां की कुल आबादी लगभग 53.71% के आसपास की आती है। देखिए, अब यहां से यह विश्लेषण करना बेहद जरूरी हो जाता है कि अगर गुजरात और हिमाचल में कांग्रेस की हार हो रही है और अगर हिमाचल में बीजेपी की वापसी हो रही है और अगर गुजरात में फिर से बीजेपी की सरकार बन रही है, ये किसकी हार है? इन नतीजों का विश्लेषण करना बेहद जरूरी है। मैं फिर से ये कह देता हूं, 72 घंटे के बाद सबसे तेज नतीजे आपके चैनल पर, लेकिन उससे पहले सबसे सटीक एग्जिट पोल आप अपने चैनल पर देख रहे हैं, इंडिया न्यूज CNX का एग्जिट पोल। आगे हम आपको और भी बताएंगे, क्षेत्रवार विवरण भी देंगे, लेकिन फिलहाल जो मेरे साथ पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं उन्हें इंट्रोड्यूस कर देना चाहूंगा। वैभव अग्रवाल, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। वैभव अग्रवाल, स्वागत है आपका। नदीम जावेद, कांग्रेस के प्रवक्ता, भी हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम जावेद साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल नदीम जावेद जी मेरा आपसे ही होगा, मुबारकबाद वैभव अग्रवाल को दूंगा और सवाल मेरा आपसे होगा, क्या गुजरात और हिमाचल की हार कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष राहुल गांधी की हार है? राशिद भाई, जो टीवी चैनल्स ने अपनी एजेंसीज के माध्यम से जो सर्वे किए हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन बहुत ही विनम्रता पूर्वक उससे अपनी असहमति भी दर्ज कराता हूं। इसलिए कहते हैं इस बात को हम लोग जिम्मेदारी के साथ कि गुजरात के विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के पूरे देश के कार्यकर्ता गए थे और वहां के लोगों ने भी मिलजुल कर जो काम किया। मैं व्यक्तिगत स्तर पर तकरीबन 3 महीने गुजरात के चुनाव में रहा और जमीन पर जो हालात हम लोगों ने देखे हैं, जो जनता का मूड है, जो राज्य की सरकार से और केंद्र की सरकार से जो नाराजगी दिखाई दे रही थी, हमें ऐसा विश्वास है कि वो कहीं ना कहीं वोट में परिवर्तित होगी। उसके अलावा जो वहां पर आंदोलन जिसकी चर्चा आपने की, चाहे वो पाटीदार का आंदोलन हो, चाहे वो दलितों का आंदोलन हो, चाहे ओबीसी का आंदोलन हो, चाहे नौजवानों का आंदोलन हो, चाहे रोजगार से जुड़े हुए सूरत वगैरह में जो कपड़ा व्यापारी थे उनका आंदोलन हो, तमाम जो आंदोलन खड़े हुए राज्य में पिछले 22 वर्षों में इस प्रकार के आंदोलन कभी खड़े नहीं हुए थे। इसलिए हमारा यह विश्वास है कि 18 तारीख को जब पूरा जनादेश आ जाएगा तो वो जनादेश हमारे पक्ष में आना चाहिए, जो जमीन के हालात है। और जनादेश हमारे पक्ष में नहीं आता है तो ऐसा लगता है कि जो जमीन के हालात है और जो वोट में परिवर्तन उसका हो रहा है, उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। हमारा यह विश्वास है कि 18 तारीख को जनादेश हमारे पक्ष में आएगा और जब जनादेश हमारे पक्ष में आ जाएगा तभी हम इस पर पूरी चर्चा कर पाएंगे। केवल एग्जिट पोल के माध्यम से हम उस पर चर्चा कर लें और कोई राजनीतिक विमर्श आज ही स्थापित कर लें, मैं समझता हूं कि यह ठीक बात नहीं होगी। हम चुनाव के नतीजों के आने का इंतजार करेंगे और इंतजार करने के बाद ही फाइनल बात कह पाएंगे। नदीम जावेद के बारे में एक बात मैं पर्सनली भी जानता हूं कि बहुत ऑप्टिमिस्टिक है और बहुत ही आशावादी है और आशावादी तरीके से ही उनका यह कहना है कि जो एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो नतीजे तब्दील होंगे, 18 तारीख को कांग्रेस के लिए बेहतर रहेंगे। और चूंकि उनके नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने भी ये कहा था कि सरप्राइज मिलेगा। वैभव अग्रवाल जी, चूंकि मैंने सवाल कांग्रेस से यह किया था कि अगर एग्जिट पोल के नतीजे असल चुनावी नतीजों में तब्दील होते हैं तो फिर हार का ठीकरा किसके सर फूटेगा, ठीक इसी तरह का सवाल आपसे, जीत का श्रेय किसे जाएगा? नमस्कार, सुप्रभात और धन्यवाद ये टॉपिक छेड़ने के लिए। इसमें अगर एक बहुत क्लैरिटी से हम क्लियर थॉट से इसको देखें तो जीत का ठीकरा किसी के सर पे नहीं फूटेगा, जीत संगठन की होगी, भाजपा की। हार का ठीकरा और जीत का श्रेय बोला मैंने। करेक्ट, आपने सुना? जीत का श्रेय और हार का ठीकरा उस पे जाता है जिस पार्टी में संगठनात्मक रूप से संगठन चलाने के लिए मुश्किल होती है।
या किसी एक व्यक्ति विशेष के पीछे सब भागते हैं। हमारी पार्टी में फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली, जिसके हिसाब से भी आप एक व्यू पॉइंट रखें, हमारे पार्टी में ये सब एक मिलीजुली एफर्ट है, ये किसी व्यक्ति विशेष का एफर्ट नहीं है। तो अगर आप रियली पूछे, मेरे से दिल से आवाज आएगी, तो एक कार्यकर्ता की हैसियत से मैं बोलूंगा कि यह हमारी पार्टी की जीत रहेगी, किसी व्यक्ति विशेष की जीत नहीं है। और पार्टी में तब जीत आएगी जब अमित भाई और मोदी जी की लीडरशिप दिखेगी। अब आप देखें, लीडरशिप, गाइडेंस एंड मेंटरिंग बहुत जरूरी है। और देखिए, हम भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन भीड़ को आगे करना क्या है उसको बताने के लिए, गाइड करने के लिए आदमी चाहिए, और हमारे संगठन में वो हमारे पास है। ठीक। तो जीत का श्रेय पूर्णतः संगठन को जाता है। ठीक है, आप अमित भाई वैभव अग्रवाल जी, आपसे आगे भी मैं बातचीत करूंगा। नदीम जावेद साहब भी हमारे साथ में मौजूद हैं। दरअसल ये वो चुनाव था जहां विकास विमान पर सवार हुआ, जनेऊ के जंजाल तक भी आकर के रुका। कई फैक्टर थे, मंदिर का भी फैक्टर था, सॉफ्ट हिंदुत्व का भी फैक्टर था, ओबीसी, एससी, एसटी एक अलग तरीके का एक फैक्टर था। लेकिन ब्रांड मोदी के आगे क्या हर एक फैक्टर फेल हो गया, ये भी आगे समझने की कोशिश करेंगे मेरे सहयोगी राकेश पांडे, जो कि आगे ये बताएंगे क्षेत्रवार विवरण देकर के कि आखिर गुजरात और हिमाचल एग्जिट पोल के नतीजे क्या कहते हैं, शहर क्या कहता है, गांव क्या कहता है, ये राकेश आगे बताएंगे। साथ ही साथ राकेश हमें यह भी बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश के एग्जिट पोल के नतीजे क्या है। वरिष्ठ पत्रकारों का सबसे बड़ा पैनल भी एक ब्रेक के बाद मेरे साथ जुड़ेगा, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद एग्जिट पोल के एक एक नतीजे आपके चैनल